Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy। जो हम लोग एडुटेरिया टेस्ट सीरीज देख रहे हैं दरोगा एग्जाम के लिए, उसका सेट नंबर 12 यानी सेट नंबर 12 देखेंगे और इसके जो प्रीवियस ईयर है सेट नंबर 13 वो भी अपलोड किया जा चुका है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ आयोजन किया गया है? ऑप्शन बी, मुंबई में। कब से कब तक है? तो 11 फरवरी से 19 फरवरी तक था। 11 से 19 फरवरी ये महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, मुंबई में। काला उसके अलावा है कि काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन भी मुंबई में ही हुआ है। यानी एक तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, दूसरा काला घोड़ा कला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव, ये भी कहाँ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 2, बजट 22-23 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 1.7% है। तथा राजस्व घाटा की बात की जाए तो 22-23 में राजस्व घाटा कितना है? तो राजस्व घाटा है 2.9%। वही अगर राजस्व प्राप्ति की बात की जाए तो राजस्व प्राप्ति कितना है? तो 26 लाख कितना है? 26,32,281 चूंकि बजट है तो करोड़ में है। और पूंजीगत प्राप्ति की बात की जाए तो ये कितना है? तो 18,70,816 करोड़। यानी 18 और 18,70,816 याद कर सकते हैं। 18,70,816 वही 26-32 और 18-1 इस तरह से। नेक्स्ट, बजट 23-24 के लिए यानी बजट 23-24 के लिए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक का आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना। यानी आयकर से कितने लाख तक के व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है करना भुगतान करने की? तो 7 लाख तक के आय वाले व्यक्ति को करना देने की स्वतंत्रता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार। फ्रेंड्स, आर्थिक समीक्षा में भी 3 वर्ष का होता है और बजट भी 3 वर्ष का होता है। लेकिन आप, मुझे लगता है आप में से बहुत कोई ये कन्फ्यूजन होगा आर्थिक समीक्षा में वो 3 वर्ष कौन कौन होता है। पहला एक तो जो बजट जो आ रहा है यानी 22-23, दूसरा होगा 21-22 और तीसरा होगा 20-21। यानी 21-20-21, 21-22 और 22-23 यानी ये तीनों बैक ईयर का होता है। जबकि बजट में एक ईयर एडवांस होता है और बाकी 2 ईयर बैक होता है। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। कौन सा है? पहला स्थान है। वही दूध उत्पादन की बात की जाए, दूध उत्पादन 2 पहिया में भी पहला स्थान है। यानी वैक्सीन, मिल्क एंड टू व्हीलर। आप कह सकते हैं कि जो वैक्सीन है और दूध है, 2 व्हीलर से क्या किया जा रहा है? मंगाया जा रहा है एक नंबर के लिए, एक स्थान के लिए। ट्रिक बना सकते हैं। तो ये सब है। नेक्स्ट, वही कच्चा इस्पात की बात की जाए तो उसका स्थान कितना है? दूसरा स्थान है। कच्चा इस्पात में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फ्रेंड्स, अपने एडुटेरिया का अगर बजट वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे एडुटेरिया के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? तो इसका प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? SSLV D2। किससे? SSLV D2। नेक्स्ट, जबकि EOS जो है EOS 06 इसका प्रक्षेपण किससे किया गया है? PSLV C54। किससे? PSLV C54, ये लेटेस्ट वाला है। नेक्स्ट, सद्भावना को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो उस पे जो ऑपरेशन सद्भावना है वो किसका है? तो आर्मी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा। ये जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र और LOC के पास के क्षेत्रों के लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। कहाँ का? तो जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर का
जो रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र है, और एलओसी के पास जो है वो। उसके अलावा एक वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम होता है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है, ये भी जो बॉर्डर एरियाज है उससे रिलेटेड काम, मतलब वहाँ डेवलपमेंट के काम करता है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम भी। नेक्स्ट, भारत के 28वां महालेखा नियंत्रक कौन बने? तो 28वां कौन बने हैं? श्री SS दुबे, यानी दुबे जी क्या कर रहे हैं? लेखा महालेखा के काम कर रहे हैं, जो 28 वर्ष के हैं या 28वां, इस तरह से ट्रिक कुछ बना सकते हैं। जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है प्रेजेंट में? तो GC मुर्मू। कौन है? GC मुर्मू। और तुषार मेहता कौन है? सॉलिसिटर। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे 2023 का विषय या थीम क्या है? इसका थीम क्या है? हेल्थ फॉर ऑल, यानी ऑप्शन बी, हेल्थ फॉर ऑल, यानी 23 में सभी को क्या करना है? स्वास्थ्य उपलब्ध कराना है, सभी के लिए स्वास्थ्य। ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इस बार जो वन दिवस है 2023 का, जो फॉरेस्ट डे है, विश्व वन दिवस 2023 का विषय या थीम क्या है? फॉरेस्ट फॉर हेल्थ। क्या है? फॉरेस्ट फॉर हेल्थ। फॉरेस्ट फॉर हेल्थ है, क्योंकि ये भी हेल्थ से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को। किससे सम्मानित किया गया है? शिव शंकरी को। ठीक है, इस बार जो सरस्वती सम्मान था वो कितने नंबर का है? तो 32वें नंबर का है। और बात की जाए, यह पुरस्कार उन्हें कौन सा कृति के लिए मिला है? तो सूर्यवंशम के लिए। किसके लिए मिला है? तो सूर्यवंशम के लिए मिला है। जबकि 2021 में यह पुरस्कार रामधरस मिश्र को मिला था। आपको याद किसे करना है? जो सरस्वती जी हैं वो, मतलब शिव जी हैं, वो सरस्वती जी के पास गए, किसके लिए? तो सूर्यवंशम यानी सूर्य के लिए, यानी तीनों भगवान इसमें, मतलब भगवान ट्रिक बना सकते हैं, सरस्वती जी, शिव जी और सूर्य, यानी ट्रिपल S, सरस्वती, सूर्य और शिव शंकरी। इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट, पुस्तक एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड के लेखक है। तो इसका लेखक कौन है? KM चंद्रशेखर, यानी ऑप्शन बी, KM चंद्रशेखर। ये मार्च 2023 में ये बुक आया था। अन्य कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक है, जैसे कि विक्ट्री सिटी, ये सलमान रुश्दी का है। इसका एक जो इंपॉर्टेंट बुक है कौन? विक्ट्री सिटी है। वही रिफॉर्म नेशन की बात की जाए तो गौतम चिकरमाने का है। रिफॉर्म नेशन की बात की जाए तो ये गौतम चिकरमाने का है। जबकि लास्ट हीरोज ये किसका है? तो लास्ट हीरोज है P साईनाथ का। लास्ट हीरोज किसका है? P साईनाथ का है। नेक्स्ट, किस संस्था के द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, कौन सा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? तो G7। कौन? G7 के द्वारा। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए G7 देशों ने यह संस्था यानी इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया है। यह क्लब ऊर्जा के जो स्वच्छ स्रोत है उसको बढ़ावा देगा और उत्सर्जन में, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में क्या करेगा? कमी करेगा। अब G7 है, G7 इसका फुल फॉर्म क्या है? G7 ग्रुप का नाम ही है। G7 का ट्रिक क्या है? देश का नाम। तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, यानी G से जर्मनी, F से फ्रांस, जापान, U से UK, सॉरी U से यूनाइटेड किंगडम, I से इटली, C से कनाडा और E से, यानी सॉरी फ्रेंड्स, ये से इंग्लैंड होगा और U से USA है, यानी जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, I से इटली, C से कनाडा एंड E से इंग्लैंड। इस तरह से आप देश को नाम याद। जबकि G20 का अध्यक्षता कौन संभाल रहा है इस वर्ष का? तो भारत। नाटो के सदस्यों की देशों की संख्या कितना है? 31 हो गया है। ब्रिक्स आपको इसका बताना है क्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो मुख्य वैज्ञानिक किसे नियुक्त किया गया? जेरेमी फरार, ऑप्शन बी। जबकि ये भारतीय वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लगा। ये किसके जगह पर आया है? तो जो सौम्या स्वामीनाथन है उसके जगह पर ये आया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य
द्वारा किया गया है। तो किस राज्य द्वारा किया गया है? तो गोवा सरकार के द्वारा, यानी गोवा राज्य द्वारा किया गया है। इस योजना के तहत 50 से अधिक आयु के लोग को तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी गोवा में जो मुख्यमंत्री है कौन सा? देवदर्शन योजना की शुरुआत करेगा। ब्रजवंशी लाल, जिसका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन बी पुरातत्व, यानी पुरातत्व से थे। 2022 में इनका जो निधन हुआ है 2022 में, 1968 से 1972 तक ये, यानी 1968 से 72 तक ये जो पुरातत्विक डिपार्टमेंट है उसका ये विभाग के महानिदेशक थे, जबकि 2000 में इसे पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया? याद रहिए फ्रेंड्स, अभी कानून नहीं बल्कि ये विधेयक है। कानून अभी नहीं है बल्कि क्या है? विधेयक है। और विधेयक भी पूछा जाता है। इसका आप देख सकते हैं, जो बीपीएससी असिस्टेंट हुआ था उसमें भी एक विधेयक पूछा गया था कि कितना जो रिजर्वेशन है उसका 76% किया गया, वो किस राज्य के द्वारा विधेयक लाया गया था, यहाँ पूछा जाता है। तो किस राज्य के द्वारा ये लाया गया? महाराष्ट्र। गौ सेवा आयोग विधेयक लाया कौन? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इसमें है क्या मेन कि जो देसी गाय है, बैल है, उसके प्रजनन को यानी फर्टिलिटी रेट को क्या करना है? बढ़ाना है, देसी गाय को। क्योंकि ये पूछ सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है कि गौ सेवा योजना सभी के लिए है जी? सभी जो गौ है उसके लिए? जी नहीं, केवल देसी के लिए, यानी केवल देसी के लिए है। तो इस बात को ध्यान रखना है, स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। M3M हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो कौन है पहले स्थान पे? तो मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी। सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी बने हैं। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर बात की जाए तो दूसरे स्थान पर जो है गौतम अडानी है, जबकि तीसरे स्थान पर बात की जाए तो साइरस पुणे वाला है। नेक्स्ट, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता? कौन? नीतू घंघास कौन सा पदक जीता? तो गोल्ड। ये मुक्केबाजी से कुछ खेल भी पूछा जाता है, तो इसका ये पूछा जा सकता है कि इसका नीतू घास का संबंध किस खेल से है? तो मुक्केबाजी से है। किससे है? तो मुक्केबाजी से। और ये भी पूछा जाता है कितने किलो वर्ग में थी? तो ये 48 यानी 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीती है। इन्होंने मंगोलिया के जो खिलाड़ी है उसे 5 मंगोलिया खिलाड़ी लुस्ताई इखान को हरा के ये पदक जीता है। नेक्स्ट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है ऑप्शन सी कौन सा है? 23वां। इसे भी 13 जो खतरनाक नंबर माना जाता है 13, इसलिए आपको याद कर सकते हैं 13 में भी जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। जो SDG है, SDG 13 नंबर पर क्या है? जलवायु परिवर्तन। तो वहां से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसका सूचकांक क्या है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, यह प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और इसको भारत का स्थान जो मिला है 13वां। और हमारा जो पड़ोसी अफगानिस्तान है जहां पे तालिबान का शासन हो गया उसको स्थान मिला है ऊपर से 1 नंबर यानी प्रथम स्थान। यानी हमारा पड़ोसी क्या कर गया? टॉप कर गया आतंकवादी में। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। ये उनका कौन सा कार्यकाल है? ये उनका जो शी जिनपिंग है इसका तीसरा कार्यकाल है। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो कम्युनिस्ट पार्टी से। किस पार्टी से? कम्युनिस्ट पार्टी। वहां पर फ्रेंड्स जो मतलब एक ही वोट होता है, ऐसा नहीं, इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए उतना मैटर नहीं करता है कि वो किस तरह से वहां चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम या विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, यानी ऑप्शन ए वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको जो घटना चक्र है, कंप्लीट घटना चक्र मिलेगा लेटेस्ट वाला। उसके अलावा NCERT वो भी कंप्लीट मिलेगा। इसके अलावा जो लूसेंट है ये भी पढ़ाया जाएगा। और करेंट का 3 सोर्स SPD, एजुटेरिया एंड आपको मिलेगा घटना चक्र। इसके अलावा भी आपको जो मिलेगा PD, यानी 4 सोर्स से करेंट का पर आपको कवर किया जाएगा, यानी 100% लड़ने की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया था? तो वैश्विक स्तर पर
विश्व आर्द्रभूमि वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डेज कब मनाया गया था फर्स्ट टाइम? तो 2 फरवरी 1997 यानी 1997 2 फरवरी को चूंकि मनाया जाता है वेटलैंड डे, ठीक है। और 2023 का जो थीम क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या है? वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये थीम याद कर लीजिए, वेटलैंड रिस्टोरेशन। और ये जो ईरान का शहर रामसर है, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था सम्मेलन? तो 1971 में। पूरे वैश्विक जगत कब अपनाया? 1975 1975। इंडिया कब अपनाया? 1982 में। अभी वर्तमान इंडिया में कितना है? 75 वेटलैंड्स। और सर्वाधिक किसमें है? तमिलनाडु। और सेकेंड नंबर पर यूपी। बिहार में कितना है? एकमात्र कौन सा जिला? तो यानी अमीरों का जिला बेगूसराय। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने 23 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया था? तो टोटल कितने बच्चा था? 11। यानी बच्चे कहते हैं एक और एक बच्चे यानी 11, 11 हो गया, ठीक है। जिसमें से 6 लड़के एवं 5 लड़कियां। कितने? 6 लड़के एवं 5 लड़कियां, टोटल 11। जबकि 2022 की बात की जाए तो 29 बच्चे को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना? ये कौन बना? तो फिनलैंड। कौन बना? फिनलैंड। जबकि डेनमार्क भी बनना चाह रहा था, लेकिन इसको रोक अरंगा किसने लगाया इसको? तो टर्की ने। किसको लगाया? टर्की ने इसको लगाया। नाटो की स्थापना कब होता है? 1949 1949 में। और इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी हेलेंस्की है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भी फिनलैंड टॉप पे है। तुर्की अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया है। यूक्रेन देख ही रहे हैं अभी रूस के साथ लगा हुआ है। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? मैथिली ठाकुर को बनाया गया। किसे? मैथिली ठाकुर को। ऑप्शन ए, बिहार सरकार ने लोक गायिका, ये कौन है? लोक गायिका है, बिहार के खादी तथा हैंडलूम ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के जो नए अध्यक्ष हैं वो अजय सिन्हा है। कौन है? अजय सिंह है। इन्होंने सुमंत सिंह के स्थान लिया है। इन्हें किसके स्थान पर आए? तो सुमंत सिंह के स्थान पर आए। जबकि इसके उपाध्यक्ष की बात की जाए तो संजय नाथन है। संजय नाथन है इसके उपाध्यक्ष। वही बात की जाए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर नई अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? संतोष यादव। यानी यादव जी हैं, जो यादव जी क्या कर रहे हैं? नेशनल हाईवे को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर में संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर से संबंधित जो धारा नहीं है वो कौन सा है? तो बेंगलुआ की धारा, जो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। ये जो बेंगलुआ है ये ठंडी जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। ये कहाँ की धारा है? अटलांटिक महासागर की। जबकि हम्बोल्ट, क्यूरोसियो, सुसीमा तथा अलास्का की धारा ये प्रशांत महासागर की धारा है। लेब्राडोर, इरमिंगर, फॉकलैंड आदि सब जो अटलांटिक महासागर की धारा है। तो नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल लागू किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ है? 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल साइन तो बहुत पहले हो गया था। साइन तो 1997 में ही 1997 में हो गया था। लेकिन जो ये कनाडा है, कनाडा 2005 में साइन करता है। और कनाडा साइन के साथ ही 2005 से लागू होता है। जबकि इसका लक्ष्य था 2012 तक पूरा करना, जो कि इम्पॉसिबल था। और चूंकि इसमें कंडीशन था, जो विकसित 16 देश है, जो इंडस्ट्रियलाइज 16 विकसित देश था, ये जब तक साइन नहीं करेगा तब तक ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। इसी वजह से जब कनाडा 2005 में साइन करता है और ये लागू हो जाता है कब? 16 फरवरी 2005 से। इसमें क्या मेन था? तो जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कमी करना है। कितना परसेंट तक? तो 52% तक। 52% तक। क्या ये पूरा हुआ? जी नहीं। तो अब कौन लागू है? जो वर्तमान में लागू है 2015 से, जो 15 में आया था पेरिस में समझौता हुआ था, वो लागू है, जो 2020 से लागू है। जनजाति निवास करता है। तो कहाँ निवास करता है? निवास करता है या संबंध किस देश से है?
तो मलेशिया के वनों से है। कहाँ से? तो मलेशिया के वनों से है। सकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप एवं मलेशिया के वनों में निवास करता है। इस जनजाति का रंग साफ तथा कद लंबा होता है। पिग्मी जनजाति की बात की जाए तो पिग्मी, ये कई बार बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो ये जो पिग्मी जनजाति कांगो में, जबकि बोरो जो है वो अमेजन बेसिन में, और बुशमैन जो है कलाहारी मरुस्थल में है। ये कहाँ है? पिग्मी जो पूछा जाता है कहाँ पर है, तो पिग्मी जो है वो कांगो में है, जबकि बोरो कहाँ पर है? अमेजन बेसिन पर है, जबकि बुशमैन कहाँ पर है? कलाहारी मरुस्थल में। कहाँ? डेजर्ट्स में, मरुस्थल में। नेक्स्ट क्या है? खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन है? इराक। कौन है? इराक। फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ ये पता हो खजूर जो होता है वैसे इलाका में होता है जहाँ पे बंजर भूमि हो, मतलब जहाँ डेजर्ट हो, तो आप उस तरह से भी आप ऑप्शन फाइंड कर सकते हैं कि जो श्रीलंका, जो कि डेजर्ट है नहीं तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। जापान, ये भी डेजर्ट नहीं, दोनों कैंसिल कर सकते हैं। फिर बचा इराक और ईरान, तो इस दोनों में से आप जाते फिर भी आपकी संभावना सही होने की 50% रहता है। बाकी इसका आंसर क्या है? इराक, ऑप्शन बी। जबकि निर्यात एवं उत्पादन यानी ये प्रोडक्शन एंड यानी एक्सपोर्ट दोनों में क्या है? टॉप पर है। नेक्स्ट, त्योंगसांग पर्वत स्थित है। तो त्योंगसांग पर्वत कहाँ स्थित है? तो चीन में है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, चीन में है। नेक्स्ट, इसी की बात किया जाए तो हक काबो रजी म्यांमार का है। अगर म्यांमार की बात की जाए तो कौन सा है? हक काबो जो है वो कहाँ का है? तो म्यांमार का है। सबसे ऊंचा पर्वत है। जबकि फ्यूजियामा जापान का, फ्यूजियामा संबंध किससे है? जापान का है। जबकि पाकिस्तान का है कौन? आपको कमेंट करना है। नेपाल का सबसे टॉप पर है, ये जान ही रहे। नेक्स्ट, कमलोंग बाघ रिजर्व स्थित है। कमलोंग बाघ रिजर्व स्थित कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी है। टोटल बाघ रिजर्व की संख्या कितना है? तो आपको देख लेना, इतना है। वही बात की जाए, इसकी स्थापना हुआ था 2016 में, यानी कमलोंग का स्थापना कब हुआ था? 2016 में। और इसका जो एरियाज है टोटल 783 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यह बाघ अभ्यारण्य है। उसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश में और भी है, जैसे कि नामदफा, पाकुई इत्यादि भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट, विश्व का व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन है? विश्व का व्यस्तम जलमार्ग नहीं बल्कि आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है, यानी ऑप्शन ए, सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग है। ठीक है, जो सेंट लॉरेंस नदी पर है, जहाँ यहाँ पर एक फेमस क्या है? जो नियाग्रा जलप्रपात है, इसी नदी पर है। नील नदी विश्व का, अगर बात की जाए नील नदी, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी है, और असवान बांध इसी नदी पर है। नील नदी पर कौन सा बांध है? असवान बांध है। नेक्स्ट, कॉफी पोर्ट के नाम से जो जाना जाता है, ये बीपीएससी में पूछा गया था 65th में कि कौन सा कॉफी पोर्ट है। कॉफी उत्पादन अलग चीज है, यहाँ पर दे रहा कॉफी पोर्ट। कॉफी पोर्ट जो है वो सेंटोस है। सेंटोस कॉफी उत्पादन जो ब्राजील है, विश्व में सर्वाधिक जो कॉफी उत्पादन करता है वो अभी वर्तमान में कौन है? तो ब्राजील है, टॉप पर है। सेंटोस ब्राजील का ही एक कॉफी बंदरगाह है। यह यहाँ से कॉफी का सर्वाधिक निर्यात होता है, इसलिए इसे कॉफी का पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से निर्यात होता है, यानी भेजा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पेश किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि किसके निर्देशन में तैयार हुआ था? गांधी जी के निर्देशन में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को नेहरू की अध्यक्षता में या नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। यानी पटेल जी ने समर्थन किया, नेहरू जी ने पेश किए। इसके अलावा इस प्रस्ताव का आलेख स्वयं, यानी जो खाका जो तैयार किए थे स्वयं गांधी जी ने तैयार किए थे, और नेहरू और आज़ादी इसके सहयोगी थे। यानी नेहरू जी, आप देख सकते हैं कि ये इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देगा तो आप, जैसे कि नेहरू जी से रिलेटेड है तो आप नेहरू के साथ तो जा सकते हैं, लेकिन आज़ाद जी के साथ आप जाएंगे, इस पर थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए ये भी ध्यान रखें कि आज़ाद जी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट, पालखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो पालखेरा का युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, यानी ऑप्शन बी, बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1728 में हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई थी। हार किसका हुआ? निजाम का। इस
इस हिसाब से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि खेरा का युद्ध, खेरा हुआ था 1707, खेड़ा कब हुआ था 1707। शक्कर युद्ध, शक्कर खेरा जो पाल खेरा है, इस मतलब खेरा से रिलेटेड है तो शक्कर खेरा है, शक्कर खेरा ये कब हुआ था तो 1724, जबकि पाल खेरा 1728। नेक्स्ट, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल या वायसराय को त्यागपत्र देना पड़ा था? तो लॉर्ड रिपन को देना पड़ा था। अब देखिए इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जो रिपन था ना, रिपन का अगर नेचर देखिएगा तो ये बहुत लिबरल था। ये वजह है कि इसे स्थानीय स्वशासन का मतलब भारत में जन्मदाता भी कहा जाता, क्योंकि ये बहुत लिबरल था। इसके अलावा इसका कार्यकाल मतलब हुआ ये था कि इस जो इल्बर्ट बिल का जो संबंध ये था कि कोई भी जो विवाद है, जो कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो भी विवाद था उसमें भारतीय भी यानी इंडियन भी और यूरोपीय भी दोनों सुन सकता था। तो पहले यह था कि जो यूरोपियन का विवाद था, यूरोपियन वाला, वो केवल यूरोपियन सुन सकता था। लेकिन रिपन ने क्या नहीं, यूरोपियन विवाद को भी जो है वो भारतीय सुन सकता है, केस लड़ सकता है। यही वजह था कि इसको लेके विवाद हुआ और इसको वापस भी लिया गया और महारानी ने भी रिपन को कई खरी खोटी सुनाई। और इसके कार्यकाल की बात की जाए तो 80 से 84 था, 80 से 84 था इल्बर्ट का, 1880 से 84। नेक्स्ट, इसे जो स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और अगर स्थानीय स्वशासन की बात की जाए तो इसको 72वें एवं 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 72वीं में स्थानीय और 73वें में शहरी निकाय के माध्यम से इसको संवैधानिक स्टेटस प्राप्त किया गया 1992-93 में। वही बात की जाए नेक्स्ट, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी थी। यानी ये जो उदारक कहा था, किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अब ये कौन है तो आपको कमेंट करना है। वही डलहौजी की बात की जाए तो ये काफ़ी आक्रामक व्यक्ति है। इसके काल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हुआ, जैसे कि रेल डाक तार, उसके बाद ये जो 1856 में जो अवध को मिला लेता कुप्रशासन के आरोप में। उसके बाद डलहौजी, इसका कार्यकाल आता है 1848 से 56 तक। इसका जो 8 वर्ष का कार्यकाल रहता है वो काफ़ी मतलब सनसनीखेज रहता है। और जो ये पंजाब है उसको भी मिला लेता है, तो ये एक तरह से काफ़ी सनसनीखेज बना रहता है। हार्डिंग के समय में बम फेंका गया था और दिल्ली जो ट्रांसफर हुआ था कोलकाता से दिल्ली राजधानी भी। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं? किस अधिवेशन में कहा था? तो कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 1931। अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। अब बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। कोलकाता अधिवेशन तो इसे कई बार हुआ है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जिसमें एक कोलकाता अधिवेशन में जो गीत गाया गया था, उसके अलावा कोलकाता अधिवेशन में अधिवेशन की बात की जाए तो जो फेमस लाहौर अधिवेशन है 1929 का, जिसमें नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराया गया था। और ये नेहरू जी कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे और ये उस समय 40 वर्ष के थे। रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया और तभी से 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष झंडा फहराया गया और गणतंत्र दिवस के रूप में इसे स्वीकार किया गया। और इसी वजह से आज़ादी के बाद भी इसको स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, संस्था है और मैच द फॉलोइंग है, इसको देखना है। क्या कह रहा है? संस्था कौन कौन सा है? तो कह रहा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 1866 में। 1866 में। दूसरा है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा कब आया था? ये बी कभी यानी 1839। तत्व ये जो ब्रह्म समाज था तो ब्रह्म समाज के बाद ही आया था। उसी के जो मतलब मेंबर थे उसी ने ये इसको तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किए थे। कब? यानी बी का बी, अगर आप ऑप्शन से जाना चाहिएगा तो ए का 4 और बी का बी, यानी 1 का 4 है तो इस ऑप्शन चाहिए ए का 4। इस तरह से अगर ऑप्शन को पिक कीजिए तो बी नंबर खत्म हो जाएगा और सी नंबर खत्म हो जाएगा, बाकी बचा ये और ए। 2 नंबर क्या है? तत्वबोधिनी सभा, यानी बी का बी। अगर आप बी की बी ऑप्शन देखते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यानी क्या हो गया? बी का बी। यानी नेक्स्ट क्या है? तो सोशल सर्विस लीग, ये कब हुआ था? सोशल सर्विस लीग हुआ 1911, यानी ए का 3 का ए हो गया। जबकि नौजवान सभा कब हुआ था? तो 1926 में। इस तरह से भी आप फ्रेंड्स एक मतलब ऑप्शन से पिक करने का प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या है? असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था?
नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। इसी में जो असहयोग आंदोलन था इसकी प्रस्ताव किया गया था। बात की जाए तो कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को ये आरंभ हुआ, जबकि 12 फरवरी को क्या होता है, ये 1922 को समाप्त होता है। 12 फरवरी 1922 को ये गांधी जी इसको वापस ले लेते हैं। उससे पहले 5 फरवरी को महत्वपूर्ण घटना हुआ था, चौरी चौरा वाला। यही वजह है कि 12 फरवरी को गांधी जी वापस ले लिए, और इस अचानक वापस लेने की वजह से कांग्रेस में 2 गुट हो गया, जिसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। एक तो जो सी आर दास एंड चित्तरंजन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के बीच में एक समझौता हुआ, और एक अलग से संगठन बना स्वराज पार्टी। नेक्स्ट, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? अकबर तो एक था ही, लेकिन सल्तनत युग में किसे कहा जाता है? तो एफएसटी को, फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का क्या कहा जाता है? अकबर की संज्ञा किसने दिया था? हेनरी इलियट ने। हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने। ये भी पूछा जा सकता है अकबर की किसे संज्ञा दिया जाता है? तो एफएसटी को, ऑप्शन डी को। और किसने कहा? तो हेनरी इलियट और एल्फिस्टन ने। फिरोज शाह तुगलक ये मार्च 1351 में ठट्टा संधि को में पहला राज्याभिषेक हुआ था। यानी ठट्टा है स्थान है, ठट्टा में इसका पहला राज्याभिषेक हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक की बात की जाए तो 1351 में ही अगस्त में हुआ था। पहला हुआ मार्च में, दूसरा अगस्त में हुआ था, दिल्ली में संपन्न हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला मुसलमान का पहला शासक था। तुगलक ने एक नया सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 था। उपज का 1/10 था, ये मार्क करने वाली पॉइंट है, क्योंकि जनरली जो उपज का कर था वो 1/6 था, लेकिन ये कर क्या था? 1/10। हालांकि ये कई अलग डिपार्टमेंट था, जैसे खैरात डिपार्टमेंट था, नहरों के जाल बुनवाया, उसके अलावा जो विधवा है या जो बच्चे, इस पे भी टैक्स नहीं लगाया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया इसका? तो निम्बकाचार्य, यानी ऑप्शन बी, निम्बकाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया। निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा? सनक, सनकी नहीं, सनक। कौन? सनक। तथा उन्होंने सगुन की उपासना की एवं भक्ति मार्ग का अपनाया। प्रमुख दर्शन की अगर बात की जाए तो जो पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शंकराचार्य का कौन था? अद्वैतावाद। शंकराचार्य का कौन सा है? तो अद्वैतावाद है, जबकि द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, और शुद्ध द्वैतवाद किसका है? तो वल्लभाचार्य का है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? शाही दरवेश कहा जाता है किस मुगल शासक को? तो औरंगजेब को कहा जाता है। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। मुगल शासक औरंगजेब जिंदा पीर भी कहा जाता है, शाही दरवेश कहा जाता है। औरंगजेब के समय में हिंदू वंशधारों की संख्या सभी मुगल शासक में सर्वाधिक थे। यानी औरंगजेब के समय में जो हिंदू जो मनसबदार था उसकी संख्या क्या था? मैक्सिमम था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाता है, जिसके चलते सिक्का पर कलमा खुदवाया है। नरोज का त्यौहार मनाया, गान बजान, झरोखा दर्शन आदि पर भी प्रतिबंध लगा। और इसकी मृत्यु कब होता है? 1707। और इसके मृत्यु के साथ ही औरंगजेब का जो मेन मुगल शासक था उसका समापन हो जाता है, यहाँ से डिक्लाइन हो जाता है और उत्तर मुगल की शुरुआत हो जाता है। नेक्स्ट, किस स्थान से युगल शब्दाह का प्रमाण मिलता है? यानी जो युगल शब्दाह का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी मिलता है। बुर्ज होम से गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है। उसके अलावा बात की जाए तो सामान्यतः ये जो कालीबंगा था, एक कब्र में एक ही व्यक्ति का दफनाया जाता था, किंतु सामान्यतः लेकिन कालीबंगा और लोथल में एक या 3 युगल शब्दाह का उदाहरण मिले। हालांकि एक चीज जो अभी हम लोग जब देखते हैं अंतोष्टि जो होता है तो उसमें अभी भी जो उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जो सबको लटाया जाता है, ये भी प्रचलन कहाँ से आया है? ये भी आया है ये इसी से, यानी संदर्भ सभ्यता, ये जो है यानी हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। कहाँ से है? अब मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा क्या मिला है? तो स्नानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से किसके युद्ध का देवता माना जाता था? किसे माना जाता है? इंद्र को। इसीलिए अगर आपने महाभारत देखा होगा
तो इसने काफी छल कपट किया है। इंद्र को सर्वाधिक जो मंत्र है 250 सूक्त, मंत्र नहीं सूक्त को समर्पित किया गया है। उसके अलावा ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी माना जाता है इंद्र को। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना, इसलिए कहा जाता है हे इंद्रदेव वर्षा कराइए। उसके अलावा दूसरा स्थान पर जो है वो अग्नि है, वरुण है, अग्नि है, फिर इसके अलावा वरुण भी है, मित्र भी है, सब देवता ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो किसे स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? तो भीम कैडफिसस, यानी ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जब ऑप्शन में आता है वो ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है? किस शासक के द्वारा जारी करने का श्रेय जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक किसने जारी किया है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। किस वंश था भीम कैडफिसस? तो कुषाण वंश था, और कुषाण वंश का सर्वाधिक फेमस शासक कौन सा है? तो कनिष्क, जिसके समय में 78 AD में कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ जो बौद्ध संगीत हुआ था। उसके अलावा जो कुजुल कैडफिसस है, यानी ऑप्शन ए कुजुल कैडफिसस क्या है? इसने तांबे के सिक्के को प्रचलित किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संविधान के प्रस्तावना में शामिल समता या समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श शब्द की प्रेरणा संबंधित है कहां से है? ये जो है फ्रांस की क्रांति से। हुआ कब था? 1789 से 1799 तक, यानी 1789 से 1799 तक, 1799 तक ये क्रांति चला, फ्रांस का क्रांति, जिसमें से 3 शब्द लिया गया था। रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1717 में होता, जबकि अब अमेरिका क्रांति सबसे पहला हुआ, और यहाँ से इसलिए अमेरिका का संविधान सबसे पहले बना भी है। उसके बाद एक जो कहा जाता है जो बिना रक्तपात के जो एक क्रांति हुआ है, वो कहाँ क्रांति हुआ बिना रक्तपात का? जो ब्रिटेन का क्रांति है, गौरवमय, जिसको गौरवमय क्रांति भी कहा जाता है, वो ब्रिटेन की क्रांति है, जो इसमें कोई रक्तपात नहीं होता, सीधे सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। नेक्स्ट, किस वाद के फैसलों से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? किस वाद में किया था? तो बेरूबारी वाद 1960। बेरूबारी वाद यानी ऑप्शन ए, ये कब हुआ था? 1960 में। ये कहा गया कि संविधान का पाठ उद्देश्य का नहीं है। परंतु केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद में ये कहा गया, जो 1973 में आया था, इसमें यह कहा गया कि संविधान का ये भाग भी है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट यह है कि अभी जो केशवानंद भारती, ये जो केरल का था, एक मठाधीश था, हाल ही में इसका निधन हुआ, मैंने हाल ही नहीं बल्कि 1 साल पहले, इसलिए ये काफी चर्चा में भी था। ये जो निर्णय था 13 ये जज वाला था, 13 संवैधानिक पीठ का, जिसमें से 6 और 7 के माध्यम से निर्णय आया था। 6 जज ने इसके विपक्ष में दिया था, और 7वां जज, इसमें जो 7वां जज था, यानी 6-6 निर्णय बराबर हो गया था। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और 7वां जज जो था, इसने निर्णय दिया कि नहीं, ये संविधान का पार्ट भी है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यही 7वां जज ये बोला था कि एक जो टर्म दिया था, यानी कौन सा टर्म, कि संविधान की सर्वोच्चता के साथ साथ ये जो जुडिशियल जो रिव्यू वाला पार्ट है, यानी उसको संविधान किसी भी पार्ट को परख सकता है, ये बात यहीं से आया था। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमे चलाए कितना या कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो मैक्सिमम कितना समय तक? तो 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, 3 माह तक। अगर इसके बाद भी अगर रखना चाहता है, उसके लिए एक कमिटी बनेगा, कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर फिर इसको नेक्स्ट बंदी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, अधिकतम है एक व्यक्ति को। और नेक्स्ट है कि ये फ्रेंड्स, इससे अगर कुछ फैक्ट और है, तो रीट का संबंध किससे है? अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 32 है, जिसमें 5 तरह का रीट है। कितने तरह का? 5 तरह का। वही बात की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट केवल FR यानी मूल अधिकार से संबंधित रीट ही जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है 226 के तहत रीट जारी करता है, और ये सभी मामले में जारी कर सकता है। यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा रीट के मामले में अधिकार है हाई कोर्ट का? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार है, यानी ज्यादा सशक्त है रीट के मामले में हाई कोर्ट। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम यानी गणपूर्ति क्या है? तो कोरम की गणपूर्ति क्या है? तो कुल सदस्य का यानी टोटल मेंबर का कितना? 1/10। कितना? 1/10 कम से कम होना चाहिए।
जो हो। ये जो गणपूर्ति है ना, ये जो प्रथम गणतंत्र था लिच्छवी, कहीं न कहीं यहीं से आया है। ये यानी भारतीय का देन है। ये कहाँ किसका देन है? तो भारतीय का। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र किसे देना चाहिए? तो किसे दे सकता है? राज्यसभा, राज्य की विधानसभा। तो उपरोक्त ऑप्शन क्या है? मुख्यमंत्री को जी नहीं, राज्यपाल को जी नहीं, और राज्य के मुख्य न्यायाधीश को जी नहीं, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी को नहीं। और ये जो राज्य के संविधान के अनुच्छेद 179 यानी 179 के ख यानी बी के अनुसार विधानसभा अपना पद उपाध्यक्ष को त्यागता है। जनरली क्या है ना, कहीं भी जनरली जो अध्यक्ष होता है ना, अध्यक्ष है, वो क्या करता है? उपाध्यक्ष को पद देता है। इसलिए ये भी किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, संबोधित कर देख सकता है। इसी तरह से उपाध्यक्ष भी अपना पद किसे देगा? अध्यक्ष को देगा, हस्तलिखित में। उसके अलावा जो विधानसभा का जो सदस्य होता है, सॉरी अध्यक्ष होता है, या विधानसभा हो या लोकसभा, तो वो अपना पद, मतलब जैसे इलेक्शन हुआ या कोई पार्टी की सरकार चला गया, तो वो अपना पद त्याग नहीं करता है। तब तक नहीं करता है जब तक कि नेक्स्ट जो चेयरपर्सन उसका चुनाव नहीं हो जाता है। और ये अपना वोट कब देता है? जब स्थिति बराबर बराबर हो जाए, तब अपना वोटिंग करता है। नेक्स्ट, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ किया जाता है? उच्च न्यायालय में। कहाँ पे? उच्च न्यायालय में। जो कार्यकारी है उसको सुप्रीम कोर्ट भी नियुक्त किया जाता है? तो जी नहीं। ये जो टर्म है ना कार्यकारी, ये इसको टेक्निकल टर्म समझ के आपको ध्यान रखना है। ये जो कार्यकारी है ये केवल और केवल उच्च न्यायालय के लिए। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? तो अनुच्छेद 224 के तहत। कितने? अनुच्छेद 224 के तहत। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कब किया जाता है? तो जब हाईकोर्ट में कार्य की जो अधिक वर्कलोड बढ़ जाता है तब किया जाता है। इसकी अवधि क्या होता है? तो 2 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। यदि यह अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय में कामकाज बढ़ जाता है तब किया जाता है। इसके अलावा अनुच्छेद 127 के तहत 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है, लेकिन उसे एडहॉक कहते हैं। एडहॉक यानी जो टर्म कौन सा है? एडहॉक टर्म है। ये ध्यान रखना, ये टर्म एडहॉक है यानी तदर्थ न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति क्या आती है। टर्म बस आप बेसिकली आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा बात की जाए, एक जो 129 का अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? तो समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में दोनों बना सकता है, लेकिन अगर विवाद की स्थिति है तो जो केंद्रीय कानून है उसकी मान्यता होगा। उसके अलावा समवर्ती सूची में विषय संख्या कितना है? तो 52 है। कितना है? 52 है। पहले कितना था? 47, 5 जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से और हो गया 52। राष्ट्र सूची में कितना है? 66 या 61, ये आपको कमेंट करना है। जबकि समवर्ती सूची में 100 है। ये विषय का बंटवारा किसमें है? तो सातवीं जो अनुसूची है, इसमें विषय का बंटवारा किया गया है। 3 सूची और एक और सूची है, चौथा सूची, और जो अवशिष्ट सूची, इसकी उल्लेख क्या है? 200 अनुच्छेद 248 में है। और ये जिसमें जो कोई विषय शामिल नहीं, जो अवशिष्ट सूची में आता है, जैसे कि आईटी एक्ट है। आईटी जो एक्ट है, जो कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पहले कोई कानून नहीं था, इसलिए इसको बाद में जोड़ा गया है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, संस्था है और मिलान है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सही नहीं, यानी सुमेलित नहीं है। यानी फ्रेंड्स, कभी कभी आपको लगेगा कि सुमेलित नहीं है, कंफ्यूजन होइएगा। आपको क्या पढ़ना है? कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, यानी इसमें से क्या पढ़ना है आपको? कौन सा गलत है। इस तरह से यूपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन आता है तो वहां पर यह चीज होने की संभावना रहता है। अब हम लोग देखते हैं कौन सा गलत है। तो अंतरराज्यीय परिषद 1990 ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 ये सही है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 ये भी सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि राज्य पुनर्गठन आयोग एक तो एफ फजल अली आयोग था, फिर एसके धर आयोग है, उसके अलावा 1953 में भी आया था। इस तरह से कई आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ है, तो यह गलत है। नेक्स्ट, क्या आया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था।
चूंकि आयोग पूछ रहा है इसलिए आयोग 1953 में आया था, लेकिन अधिनियम की बात की जाए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था तो 1956 में। फ्रेंड्स ये टेक्निकल है, आपको आयोग आया 53 और अधिनियम 1956। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित करता है? कौन सा करता है? अनुच्छेद 24 करता है बालकों के नियोजन पर प्रतिबंधित। क्या सभी कार्य में? जी नहीं। अगर कोई फैमिली वर्क है तो स्कूल टाइम के बाद बच्चा काम कर सकता है, बशर्ते उसके पढ़ाई बाधित ना हो। उसके अलावा जो सर्कस में नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो खेल कूद है या फिर मनोरंजन है उसमें किया जा सकता है। अनुच्छेद 23 संबंधी किससे? बलात्सर। बलात्सर मतलब फोर्स लेबर, चाहे वो बालक से किया जाए या महिला से किया जाए। उसके अलावा नेक्स्ट जो है, इससे संबंधित कुछ एक्ट भी है, जैसे कि अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21 में बालकों के एजुकेशन से रिलेटेड है, अनुच्छेद 45 में भी है, और 86 संविधान संशोधन के माध्यम से भी इसको कानून बनाया गया, और फिर एक जो FD यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये 11वें ड्यूटीज के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है सरकार द्वारा? सरकार चूंकि विश्वास में रहता है, विश्वास प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव कुछ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और LSW जो EPFO में है, EPFO में एक सब्जेक्ट LSW, उसको आप डिटेल से क्लास पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से बन जाए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा आपको क्या पढ़ना है, कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है देखते हैं। यानी कोयली कहां पर है? गुजरात में, जी हाँ सही है। उसके अलावा नुमालीगढ़ कहां पर है? असम में, यह भी सही है। उसके अलावा नागीपट्टनम कहां पर है? तो तमिलनाडु में है, ना कि आंध्र प्रदेश। नागीपट्टनम कहां पर है? तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन सी गलत है। जबकि तातीपाका ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, तडोबा नेशनल पार्क और यह उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन? टोडोबा है ना, ये इसे भी अगर तडोबा अगर आप थोड़ा सा भी जान रहे हैं तो टर्म को तो आपको पिक कर सकते हो। ऑप्शन से कहां पर है? महाराष्ट्र में। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरीबाली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, राबर्ट भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? राबर्ट भाटा का संबंध किससे है? तो राजस्थान से है राबर्ट भाटा। ऐसे भी राजस्थान के आसपास कह सकते हैं, राबर्ट भाटा ट्रिक बना सकते हैं। राबर्ट भाटा राजस्थान है। तारापुर स्थित कहां पर है? तारापुर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा है? तारापुर है। जबकि केगा कहां पर है? कर्नाटक में। केगा जो कर्नाटक में, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु में। वही नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जो कि नरोरा उत्तर प्रदेश में। और आप फ्रेंड्स इसका वीडियो अगर देखना चाहिए तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जल्द ही। आप पूरे मैप के थ्रू इसको पढ़ाया गया है, तो आप आसानी से याद कर, जैसे कि महाराष्ट्र में तो यहाँ पे महाराष्ट्र पिक कर लीजिए। केगा तमिलनाडु कर्नाटक में है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो तमिलनाडु में कलपक्कम, तो ये यहाँ बना सकते हैं। इस तरह से आपको बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? किस देश को जाना जाता है? तो स्कॉटलैंड, यानी ऑप्शन एबरडीन स्कॉटलैंड का है। जबकि बात की जाए कवेरी सिटी कहाँ का है? फिलाडेल्फिया, यानी फिलाडेल्फिया कवेरी सिटी फेमस है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, सरहदी गांधी यानी फ्रंटियर गांधी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां, यानी ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। ये खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सरहदी गांधी है, फ्रंटियर गांधी है, सीमांत गांधी है, बादशाह गांधी है। और इनका एक फेमस आंदोलन था लाल कुर्ती वाला, चूंकि ये लाल शर्ट पहनता था इसलिए फेमस था। और ये गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे, इसलिए ये काफी फेमस है। गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे और भारत रत्न प्राप्त करने वाले, मतलब भारत रत्न भी इसे दिया गया था। और इसे पूछा जाता है लाल कुर्ती वाले। और जो कबायली मूवमेंट हुआ था जिसमें जो लाल कुर्ती वाले पे था गोली चला दिया गया था, लेकिन ये फिर भी इसका जो भीड़ था वो टच से मस नहीं हुआ था। वही गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ सोसाइटी था, इससे फेमस है। जिन्ना को तो आप जान ही रहे हैं।
और मौलाना आज़ाद, ये भी जो कांग्रेस का जो सर्वाधिक बार अध्यक्ष रहे थे आज़ादी से पहले। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? किसका? मानव का। तो कौन सा प्रभावित होगा? तो आपको ऑप्शन देखना है। तो खनन प्रभावित होगा, जी हाँ। निर्माण होगा, जी हाँ। मत्स्य होगा, चूंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मछली मरने लगेगा। कृषि, अनुमान है कि 20 से 30% 2030 तक उत्पादकता घट सकता है। खनन यानी उपरोक्त सभी, यानी एक सेकंड फ्रेंड, सर्वाधिक अगर बात की जाए तो कृषि होगा, चूंकि पूछ रहा है सर्वाधिक प्रभावित कौन सा होगा, तो कृषि, यानी अनुमान है 20 से 30%। अगर पूछता कौन कौन होगा तो मत्स्य भी होता, लेकिन सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपको कृषि के साथ जाना है, चूंकि ये रिपोर्ट भी आ चुका है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको हमेशा कंफ्यूजन हो सकता है। आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सा घटक मुख्य कारक है। क्या है? मुख्य कारक पूछा, इसलिए मेन कारण कौन है इसको ध्यान रखना है। तो मेन कारण जो है सभी है, जलवायु पर प्रदूषण भी होता है, ग्रीन हाउस गैस से भी है, ओजोन क्षरण से। एक फ्रेंड्स एक सवाल आता है कि जो ओजोन क्षरण है, तो जो कहा जाता है कि जो ओजोन होल है क्या उसमें छिद्र हो रहा है? जी नहीं, जो ओजोन ग्रीन हाउस छिद्र नहीं होता, बल्कि जो लेयर है ना ओजोन का वो पतला, इस तरह से पतला हो जाता है। यहाँ जो देखिए पतला हो गया है, इसी को कहते हैं ओजोन छिद्र। ये 300 यूनिट रहता है, बाद में घट के जब 220 के आसपास आता है इसको छिद्र माना जाता है। और ये कहाँ पर होता है? तो ये होता है ये जो आर्कटिक रीजन, कहाँ पे? आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक में क्यों होता है? चूंकि यहाँ पे 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। जब ओजोन क्षरण, जब ठंडी का दिन आता है, जब रात का दिन समय आता है, तो यहाँ पर ओजोन क्षरण जो है वो ओजोन लेयर खुद को रिपेयर नहीं कर पाता। यही वजह है कि आर्कटिक में और अंटार्कटिक में ये देखा जाता है। नेक्स्ट, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या वर्तमान में कितना है? किसका? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो कितना वर्तमान में? तो 20 है। कितना? 20 है। इसका जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन का वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया गया। इसका कितना है? 3 पार्ट है। कौन कौन? सॉइल, दूसरा जलवायु यानी क्लाइमेट, और तीसरा प्राकृतिक यानी नेचुरल भौगोलिक क्षेत्र। ये 3 इसका आधार है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में किया गया था। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 1984 में बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम। कहाँ पे? गुरुग्राम, जो पहले गुरुग्राम था, मतलब नोएडा था, नोएडा क्षेत्र में है। यह बोर्ड स्वायत्त कंपनी के रूप में कार्य करता है। 1972 का संबंध किससे? स्टॉकहोम से। 1972 का संबंध किससे? स्टॉकहोम से। और 1980 का तो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर इन ऑप्शन सी। भारत में NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है, रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये एक्ट आया था, ACT एक्ट आया था 2005 में, जबकि लागू कब से है? 2006 से। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो आपको कमेंट करके बताना है। आपको ऑप्शन देते हैं, PM के अंतर्गत आता है या होम मिनिस्टर। तो मंत्रालय होम मिनिस्टर है, लेकिन मॉनिटर इसका हेड कौन होता है? चेयरपर्सन PM। नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो पहले होता है DNA, फिर RNA, फिर एमिनो एसिड्स, और फिर प्रोटीन में वो खत्म हो जाता है। इस तरह से नहीं क्या हो गया? DNA यानी ऑप्शन ए, DNA, RNA और एमिनो एसिड्स, फिर प्रोटीन। क्वेश्चन 67 है, कंदरिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाया जाता है, जबकि DNA, RNA और प्रोटीन होता है। यानी जो प्रोटीन है 85% होता है, RNA 10% होता है, जबकि DNA 5% होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित कौन रोग है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, निंद्रा रोग प्रोटोजोआ, कालाजार प्रोटोजोआ, यानी उपरोक्त सभी प्रोटोजोआ जनित रोग है। पायरिया भी प्रोटोजोआ से होता है, जिसमें कालाजार भी खून आने लगता है माउथ से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो कौन सा वर्णक नहीं है? तो जो नहीं है वो
एंथोसाइनिन नहीं है, एंथोसाइनिन नहीं है, बाकी सब है। यानी प्रकाश संश्लेषण के 3 वर्णक है। कौन है? 3 है। कौन कौन है? क्लोरोफिल जो प्रमुख जिसमें एक अणु मैग्नीशियम का भी होता है और प्रमुख खनिज घटक भी है। उसके अलावा फाइकोविलिन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित करता है, जबकि कैरोटोनाइड यानी यूवी रे को यूवी जो होता है यूवी को क्षति से बचाता है। और एक सवाल और भी आता है जो एक पूछा भी गया था किसका, ये बीपीएससी असिस्टेंट में, जो एसिड रेन होता है उसमें सर्वाधिक कौन प्रभावित होता है? तो पत्ती जो होता है वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होता है? तो किससे निर्मित होता है? तो सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन सी। और ये जो पादप है, मान लेते ये पादप हार्मोन, ये होता है पादप का स्ट्रक्चर होता है, चौकुट होता है। इसका जो ऊपरी लेयर है, यानी जो पौधा देखते हैं उसका जो ऊपरी लेयर है वो बना होता है सेलुलोज से। और यही चीज एनिमल कोशिका और प्लांट कोशिका में डिफरेंस भी है, यानी अंतर भी यही चीज कराता है। और ये जो पादप, ये जो सेलुलोज है, ये उसको क्या करता है? स्ट्रक्चर प्रदान करता है और उसको मजबूती प्रदान करता है, इसलिए दृढ़ होता है। पौधों में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो कोलेन काइमा। किसके कारण? कोलेन काइमा, ऑप्शन बी। लचीलापन होता है पौधा के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में लचीलापन इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो वनस्पति जगत में जो सबसे बड़ा है वो थैलोफाइटा है, सबसे बड़ा है। इस वर्ग के पौधे जड़, तना तथा पत्ती में विभक्त होते हैं, मतलब नहीं होते। थैलोफाइटा है, जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता है। इस वर्ग में जैसे शैवाल कहा जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। उसके अलावा जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, कारा, उल्वा, सब आता है। शैवाल जो है ना, सर्वाधिक जो ऑक्सीजन जो पृथ्वी पर रिलीज करता है वो शैवाल जो बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सर्वाधिक पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो महत्वपूर्ण है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा? इसको मोस्ट भी कर लीजिए, पूछा ही जाता है ज्यादातर एग्जाम में। तो जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? पुष्प। अगर पुष्प नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन नहीं होगा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। पुष्प में पुरकेसर तथा स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। फ्रेंड्स, आप हमेशा ऑप्शन से इसमें बनाने की कोशिश कीजिए। तो क्या है? तो उड़ने वाली मछली। उड़ने वाली मछली कौन सा है? तो एक्सोसीट्स। एक्सोसीट्स क्या है? यानी उड़ने वाली मछली है, यानी 1 का 4 होगा। तो फ्रेंड्स, आप सी और डी को कैंसिल कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? वृक्ष पर चढ़ने वाले मेढक। वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक कौन सा है? तो डेक्रो, यानी ऑप्शन हाइला, यानी ऑप्शन सी। हाइला जो है वृक्ष पर चढ़ता है मेढक, यानी इसके अनुसार ऑप्शन 2 का सी होगा। 2 का सी होगा, यानी ऑप्शन 2 का 2 खत्म हो गया, यानी ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन चाहिएगा तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। बाकी आंसर बता देते हैं। उड़ने वाले मछली डेको है। उड़ने वाले स्तनधारी जो सब जानते हैं चमगादड़ है। उसके अलावा वृक्ष पर चढ़ने वाले मेढक हाइला और उड़ने वाली मछली एक्सोसिटस। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रकाश की अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? तो क्या नहीं बदलता है? तो प्रकाश की आवृत्ति, यानी ऑप्शन सी नहीं बदलता है। अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन क्रिया में प्रकाश की चाल, तरंगदैर्घ्य तथा तीव्रता बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलता है। तो फ्रेंड्स, याद कैसे रखना? मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक है, यहां से आया, एक चीज आया, अब इसको अब क्या करता है? अपवर्तन कर दिया। यानी मान लेते इधर से इधर आया, एक बॉक्स है, इसमें गया, जा रहा है। इसमें पहले जितना स्पीड से जा रहा था उतना स्पीड से नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ न कुछ, जैसे मानिए 50 की स्पीड से जा रहा है, इधर आके 45 हो गया, इसके चाल में परिवर्तन हुआ। चाल हुआ तो तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होगा, तरंगदैर्घ्य परिवर्तन होगा। इसलिए आपको याद रखना है कि प्रकाश में जो परिवर्तन होता है तरंगदैर्घ्य और चाल। ट्रिक बना सकते हैं। जल का तिर्यक बिंदु, ये 66 प्रीलिम्स में शायद 66 में नहीं 67 में पूछा गया था। तिर्यक बिंदु क्या है? तो 0 डिग्री क्या है? तिर्यक बिंदु है जल का, तापमान पे तिर्यक बिंदु है। मतलब इसमें क्या होता है कि तीनों अवस्था, यानी ठोस, द्रव, गैस पाया जाता है, यानी जिसपे तीनों अवस्था पाया जाता है वो 0 डिग्री पर है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है, पूछा भी गया है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है, यानी जो दृष्टि दोष रहता है, ठीक है, वो ठीक रहता है। जैसे दूरदृष्टि है तो दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। इसमें दूरदृष्टि में दूर का साफ दिखाई देता है, नजदीक का नहीं दिखाई पड़ता है। आप सिंपल सी बात है, इसको आप फिगर समझते हैं। ये मान लीजिए आई है, ये आई है और रेटिना मान लीजिए यहाँ पर है, रेटिना यहाँ पर है। आप देखिए आई पर गया,
अब दूर को दिख रहा है और नज़दीक नहीं दिख रहा, मतलब क्या हुआ कि जो वापस जो इमेज बन रहा है वो दूर तो जा रहा है लेकिन नज़दीक पे फोकस नहीं कर रहा, यही वजह से दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं दिखाई पड़ता है। अब क्या है, इस पर रेटिना के पीछे बनता था उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग किया। अब उत्तल लेंस, अब देखिए दूर दृष्टि, दूर में कितना शब्द, 2 शब्द, उत्तल और अब दूर और नज़दीक, नो जो दिक, आपको इस तरह ध्यान रखना है। नज़दीक में कितना शब्द, 4, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अब तल, अवतल में कितना शब्द, 4 शब्द, 4 शब्द यानी 4 यहाँ नज़दीक तो 4 है और छोटा वाला छोटा के साथ यानी 2 शब्द 3 के साथ और 4 है तो 4 के साथ, इस तरह से नज़दीक मान लीजिए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस या किन भौतिक राशियों का व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड, जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, किस में होता है, तो विद्युत धारा में। विद्युत धारा में चूंकि ये ट्रेंगल रूल को फॉलो नहीं करता, मतलब क्या कर रहा है, जैसे यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, वापस, ये ट्रेंगल रूल को फॉलो नहीं करता है, ये वजह से इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। बाकी जो त्वरण एंड एक्सेलेरेशन, इसमें तो चाहिए स्पीड भी डायरेक्शन होता है, संवेग में भी मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है नॉर्थ से साउथ, और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि चुंबकीय में क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक क्षेत्र, तो नॉर्थ से उत्पन्न होता है, कहाँ से, नॉर्थ से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दरोगा से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड या बीपीएससी का ABCD यानी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू हॉल तक में क्या क्या प्रोसेस है सभी डिटेल बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कोनिया बेग का बीमा है, कोनिया बेग का बीमा कौन सा है, तो ऑप्शन ए कौन सा है, MLT-1, MLT-1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोण अपॉन समय, तो कोण का क्या होता है, ML और T हो जाएगा तो T-1। नेक्स्ट, ठीक क्या कह रहा है, भाप अंगार गैस मिश्रित है, भाप अंगार गैस मिश्रित है किसका, तो CO और H2 का, CO2 और H2 कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का है मिश्रण है। इस गैस को H2 में, इस गैस में 50% हाइड्रोजन होता है, 50%, जबकि 45% जो होता है वो CO होता है, 50% होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी होगा, CO होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक सेकेंड, ऑप्शन डी होगा, सॉरी ऑप्शन डी, CO और हाइड्रोजन होता है, यानी 50% क्या होता है हाइड्रोजन, 45% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला उपकरण, ये क्या है, उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा उपकरण है, लाउड स्पीकर यानी ऑप्शन ए लाउड स्पीकर है। उसके बाद करें माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या है, तो ध्वनि ऊर्जा को, जो हम लोग जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये माइक्रोफोन लगा के तो ध्वनि ऊर्जा को क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर रहा है। वही बात करें विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर क्या, विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में, जबकि सितार क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान न्यूनतम होता है, यानी सत्य कौन सा है, ये गलत है, न्यूनतम नहीं होता है। विषुवत रेखा पर G का मान महत्तम होता है, जी नहीं, यानी ऑप्शन सी सही है, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर G का मान घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या है कि पृथ्वी पर G का मान महत्तम होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर यानी ये पर पोल पर जो G का मान क्या होता है, मैक्स होता है, जबकि विषुवत रेखा पर G का मान न्यूनतम होता है। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, G का मान जो है कहीं कहीं इक्वेटर मान लेते हैं G है, तो यहाँ पे G, हम लोग इक्वेटर पर है तो G का मान 0 है मान लेते हैं, और घूर्णन गति G का मान बढ़ जाता है, घूर्णन के कारण G का मान घटने पर G का मान बढ़ जाता है, घूर्णन गति घटा G का मान बढ़ गया, तथा घूर्णन गति बढ़ने पर G का मान कम जाता है। पृथ्वी के सतह पर या नीचे जाने पर G का मान, यानी पृथ्वी की सतह या नीचे जाइए तो क्या होगा, G का मान घट जाता है। नेक्स्ट, घुलनशील नमक निम्न में से जल पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा घुलनशील नमक से, तो तनाव बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए। जबकि क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर 0 को कहते हैं। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक 74 का, जबकि सोडियम की बात करें तो रक्त की थक्का पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि फॉस्फोरस की बात की जाए तो ल्यूकेमिया यानी जो कैंसर है WBC में होता है उसको पता लगने के लिए किया जाता है, जबकि लोहा 59 यानी आयरन 59, एनीमिया यानी रक्तता यानी रक्त की जो
रक्त है उसकी कमी या ज़्यादा का पता लगाने के लिए किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर नीचे आने पर तत्वों का आकार क्या होगा? यानी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए। आपको याद कैसे रखना है? देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम है इस तरह से, हे लीना इस तरह से, तो ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसमें उसका रेडियस बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब वही इधर से जब ऐसे याद कर लीजिए एक तो सिंपल ट्रिक से फ्रेंड्स याद करना है। जैसे मान लेते इस तरह से टोटल जो 8 है वो 8 हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 याद कर लीजिए 4 इस तरह से पूरा नीचे तक चला जाएगा। और इधर देखिए 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 18 जाएगा। इधर क्या है ना, इस इतने स्पेस में 18 को एडजस्ट करना, और इधर केवल मान लेते इतने में 4 को क्या है, तो इधर क्या है ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसलिए ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट वही और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ जाता है, जबकि विद्युत जो धनात्मकता है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, जबकि आयनन जो आयनन एनर्जी है वो घटेगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, अगर एनर्जी मतलब रेडियस का रिसीव ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी रेडियस का इन्वर्सली है, जबकि जो नेगेटिविटी है वो भी मतलब क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट सिल्वेनाइट निम्न में से किसका धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट किसका अयस्क है? तो सोना का है। किसका है? सोना का है। नेक्स्ट सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमरिक फाइबर क्या है? तो कौन सा है? तो जो 87 है उसका है ऑरलोन यानी ऑप्शन बी इसमें होता है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफर एक प्रकार का उपकरण है। ट्रांसफर किस प्रकार का उपकरण है? तो ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर एक उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाने तथा कम करने के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन के काम करता है। यानी ऑप्शन ए होगा। 1 और 2 दोनों यानी बढ़ाता है और घटाता भी है। और आपको मतलब प्रैक्टिकल ट्रांसफर देखना है तो घर में जो स्टेपलाइजर होता है उस तरह ट्रांसफर ही रहता है, या बाकी आसपास के घर में ट्रांसफर देख सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जो नहीं है कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी है, टाइटेनियम नहीं है, जबकि थोरियम है, यूरेनियम है और प्लूटोनियम है। नेक्स्ट ये कहा जाता है कि टाइटेनियम जो है वो धातु है, ये ब्लॉक डी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो तारे का टिमटिमाना है, पानी में डूबे क्षारों को मतलब टेढ़ा मुड़ा हुआ या तिरछा दिखना है, और यह है सूर्य से पूर्व सूर्य का दिखाई देना है। तो जो नहीं है हीरे का चमकना, यानी चूंकि ये किस पे होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है, और हीरे का जो डिग्री होता है वो 24 डिग्री की वजह से होता है, कटिंग की वजह से ये चमकता है। और इसी में फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो अपवर्तन होता है ना, जैसे टिमटिमाना, ऊपर नीचे दिखना, सूर्य के आसपास या इस तरह से दिखना, ये सब अपवर्तन करना होता है। एक और फैक्ट है कि सूर्य जो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद दिखता है, तो पूछा जा सकता है कि सूर्य तो सूर्य उदय में कितना टोटल समय पहले दिखता है? तो 4 मिनट, क्योंकि 2 पहले और 2 बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीएनपी निम्नलिखित में से किसकी शामिल नहीं किया जाता? जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? जो नहीं किया जाता है वो ऑप्शन डी को विदेशी निवेशियों से, जो विदेशी निवासी से आय आता है, यानी जो विदेशी है उसका आय शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट आपको हम एक लाइन बताते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। जीडीपी इसमें आपको याद रखना क्या? स्थान। क्या याद रखना है? स्थान। यानी जीडीपी केस में क्या याद रखना है? स्थान। जीडीपी में क्या याद रखना है आपको? स्थान, यानी कौन स्थान पर उत्पादन हो रहा है, और जीएनपी में कौन व्यक्ति उत्पादन कर रहा है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अमेरिका कंपनी जैसे अमेजन है, ठीक है, अमेजन उत्पादन कर रहा है भारत में, तो किसके जीडीपी में शामिल होगा? भारत में। और मान लेते हैं कि जीएनपी कहाँ के व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं अमेरिका भारतीय व्यक्ति उत्पादन कर रहा है कहाँ पे? अमेरिका में जाकर काम कर रहा है, तो कहाँ किसके जीएनपी में शामिल होगा? भारतीय जीएनपी में। किसमें? बस आपको याद रखना है पर्सन कहाँ का है, तो जहाँ पर्सन होगा उसके जीएनपी में शामिल होगा, और स्थान कहाँ उत्पादन हो रहा है
तो भारत का स्थान तो भारत में होगा, तो भारत, अमेरिका का होगा तो अमेरिका। और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जैसे कि भारतीय अम्बेसडर है, ठीक है, जैसे मानिए अम्बेसी है, भारतीय अम्बेसी कहाँ, अमेरिका में, अम्बेसी भी जो अम्बेसी में काम कर रहा है ना वो भारतीय जीडीपी में ही काउंट होगा। और जो जल क्षेत्र है, जैसे जो जल क्षेत्र है ये सभी आता है। और एक वर्ष में अकाउंटिंग ईयर में जो भी फाइनल जो मुद्रा आता है उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। यानी निजी प्रेषण को शामिल किया जाएगा, बाह्य ऋणों को शामिल, जो प्राप्त है ब्याज है उसको शामिल किया जाएगा, बाह्य अनुदान को प्राप्त किया जाएगा, लेकिन जीएनपी में लेकिन विदेशी निवासियों द्वारा प्राप्त को शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि विदेशी है वही देशी रहता तो शामिल किया जाता। नेक्स्ट, अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था में मदद लेनी पड़ेगी? तो ये जनरली कौन मदद करता है? तो जनरली जो मदद करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऑप्शन सी। अभी आप हाल के एग्जांपल आप देख सकते हैं, किसको? तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान, और दूसरा श्रीलंका को। इवन भारत को भी जो 1980 के बाद जो स्थिति खराब हुआ था और 1992 में जो एलपीजी मॉडल लाया तो भारत को भी मदद किसने किया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ही ने, यानी आईएमएफ ही ने मदद किया था। इसका करेंसी कौन है? एसडीआर, एसडीआर। नेक्स्ट, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है तो पैसे की मांग कम हो जाती है, क्या होगा? मांग कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज दर में कमी आ जाएगी, ब्याज दर में कमी आ जाएगी। क्यों? सिंपल सी बात है, जैसे कि आप अभी 100 रुपया था पैसे की मांग, ठीक है, आप हो गया 120 रुपया, तो जो पहले आपको 10 रुपया लोन दे रहा था वो कहेगा भाई अब 5 रुपये ले जाओ, सस्ता में ले जाओ, इसलिए ब्याज दर में कमी आ जाती है। नेक्स्ट, यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके द्वारा किसके बराबर है? राजकोषीय घाटा, सीधा से पूछ, राजकोषीय घाटा है क्या? तो आंतरिक एवं बाह्य उधार में वृद्धि। क्या है? राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो आंतरिक और बाह्य उधार में शुद्ध वृद्धि। राजकोषीय घाटा संकेत है कि सरकार अपने साधनों से कितना खर्च कर रही है। दूसरे शब्दों में राजकोषीय घाटा सरकार की जो ऋण लेने को इंगित करता है, यानी कितना वो ऋण ले सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार जो है 4% फिक्स किया है और राज्यों का अलग अलग साल का अलग अलग है। निम्न में से कौन सा भारत में सेवा क्षेत्र से हिस्सा नहीं है? यानी सेवा क्षेत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो परिवहन है, होटल है, रेस्टोरेंट, बीमा, निर्माण जो है वो सेवा क्षेत्र बल्कि नहीं बल्कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ये फ्रेंड्स रीजनिंग और मैथ्स का है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूं और आप आंसर क्वेश्चन बना के मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 का है, इसका आंसर क्या है? ए है 10.5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर बी है, इसका आंसर जो है बी है, कितना है? 6.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर सी ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी 98 है, ये कह रहा है इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 99 इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी। और क्वेश्चन नंबर 100 इसका जो आखिर है इसका आंसर क्या है? क्या कह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रत्येक चतुर्भुज की वर्ग होता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।